दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी ये दुनिया कैसे काम करती है? आप अपने आसपास हर रोज बहुत सी चीजें देखते हो, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, जंगल इत्यादि। दोस्तों, आप इस दुनिया में जो भी चीजें देखते हो वो सारी की सारी चीजें मैटर से बनी हुई है। यहाँ तक कि खुद हम इंसान भी। और ब्रह्मांड में ये मैटर 3 अवस्था में पाया जाता है: ठोस, द्रव्य और गैस। चाहे कोई बड़ा सा ग्रह हो, तारा हो या कोई जिंदा चीज, सब के सब एक ही चीज से बने हुए हैं, वो है मैटर। लेकिन दोस्तों, मजे की बात ये है कि ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो मैटर खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि जिस ईश्वर ने हमारे ये ब्रह्मांड को बनाया है, उस ब्रह्मांड के रचयिता ने इस मैटर को कंट्रोल करने के लिए 4 फोर्सेस को इजाद किया। और वो 4 ताकत ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड में मैटर को कंट्रोल कर रही है। अगर ब्रह्मांड का रचयिता इन चारों ताकत को नहीं बनाता तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद मैटर कभी कंट्रोल में आता ही नहीं और हमारे ब्रह्मांड का कभी निर्माण ही नहीं हो पाता। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर यूनिवर्स की मिस्ट्री के बारे में बहुत सी वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अगर हम दुनिया को गहराई से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हमारी दुनिया एक अदृश्य धागे की तरह इस तरह से बंधी हुई है जो हमारे पूरी दुनिया के संतुलन को बनाई हुई है। और पूरी दुनिया के संतुलन का मूल आधार 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है जो पूरी दुनिया को संतुलन में बनाई हुई है, या यूं कहूं कि पूरी दुनिया को यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस चला रही है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है ग्रेविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मैग्नेट और फ्रिक्शन सब कंट्रोल करता है। सोचो, आपका मोबाइल चार्ज होता है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम एटम यानी परमाणु कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे बना लेते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा, आपका, हम सबका शरीर एक छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर में मौजूद ये एटम्स आखिर कैसे चिपके हुए हैं? ये हमारे शरीर को छोड़कर क्यों नहीं भाग जाते? जैसे एवेंजर्स मूवी में थानोस के चुटकी बजाते ही लोगों के शरीर के धूल कणों में बदलकर बिखर जा रहे थे, उसी तरह हमारे शरीर में मौजूद ये एटम्स आखिर क्यों नहीं बिखर जाते? क्यों हम ढांचे के रूप में संतुलन में बने हुए हैं? आप सोच पा रहे होंगे कि हमारे शरीर में कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर होगा जो हमारे शरीर में मौजूद इन सभी एटम्स को बांधे हुए है, जो इन्हें बिखरने से रोकता है, और वो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सोचो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो एटम्स कभी एक दूसरे से चिपक ही नहीं सकते थे, और अगर एटम्स एक दूसरे से ना चिपकते तो मैटर यानी पदार्थ कभी बनते ही नहीं, और अगर मैटर ही नहीं बनता तो इस दुनिया में हम जो भी चीज देख पाते हैं, छू पाते हैं, वो कभी बनती ही नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान पाए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से एटम्स आपस में चिपक पाए, जिससे ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों का निर्माण हुआ और धरती पर ये जटिल लाइफ इन्वॉल्व हो पाई। लेकिन अगर हम अपनी दुनिया को एटम से भी छोटे लेवल पर देखें तो हम देखेंगे कि खुद एटम यानी परमाणु भी इसी तरह से बना होता है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कभी न कभी तो चुंबक के साथ एक खेल तो जरूर खेला होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर आप दोनों चुंबक के अपोजिट पोल्स को पास में रखो तो दोनों चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन अगर आप चुंबक के सेम पोल को पास रखो तो दोनों चुंबक चिपकने की बजाय एक दूसरे से दूर भागने लगती है। कुछ ऐसा ही होता है एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। दरअसल न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम चार्ज के होते हैं, इसी वजह से प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक फोर्स होता है जो इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर भागने से रोकता है और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर आपस में बंधे रखता है। उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सोचो, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भाग जाते और न्यूक्लियस फट जाता और एटम कभी बन ही नहीं पाता। सोचो, अगर एटम ही नहीं बना होता तो मैटर कैसे बनता, और अगर मैटर ही नहीं बनता तो इस ब्रह्मांड में हम जो भी चीजें देखते हैं वो कभी बनती ही नहीं, या यूं कहूं कि ब्रह्मांड का कभी निर्माण ही नहीं हो पाता। जब एक जगह पर मैटर इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे उसकी खुद की ग्रेविटी बनने लगती है, तो वह ग्रेविटी आपस के और मैटर को अपनी ओर खींचती है, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के मैटर को खाकर और ज्यादा भारी हो जाता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट भारी होता जाएगा उतनी ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। उस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी तो वह उतनी और ज्यादा दूरी पर मौजूद मैटर को अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। हमारे सूर्य का निर्माण भी कुछ इसी तरह से हुआ था। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती गई वैसे वैसे सूर्य शुरुआती
सौरमंडल में मौजूद गैस और धूल के रूप में मौजूद मैटर को अपने अंदर खाता गया और हमारे सौरमंडल में मौजूद 99.8% मैटर को अकेले सूरज ने अपने अंदर समा लिया और बचे हुए 0.2% मैटर से हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स बने। कहने का मतलब ब्रह्मांड में ग्रेविटी उस दानव की तरह बिहेव करती है कि उसको जितना ज्यादा खाना मिलेगा यानी मैटर मिलेगा तो वह उतनी ही ज्यादा और शक्तिशाली होती जाती है और ब्रह्मांड में उनकी पहुंच उतनी ही और ज्यादा दूरी तक बढ़ती जाती है। तो दोस्तों सूर्य तो बन गया लेकिन बिना जले और बिना प्रकाश दिए सूर्य किस बात का। तो यहाँ पर काम आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है जिस वजह से सूर्य हीट और प्रकाश के रूप में एनर्जी रिलीज करता है और सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो पाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो किसी भी तारे में कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन ना होती और ब्रह्मांड का कोई भी तारा नहीं जलता, न ब्रह्मांड में प्रकाश होता न हीट, और बिना वीक न्यूक्लियर फोर्स के पूरी ब्रह्मांड ठंड और अंधेरे में बना रहता। दोस्तों ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस ब्रह्मांड के वो 4 पिलर्स हैं कि अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। ग्रेविटी को छोड़कर बाकी के तीनों फंडामेंटल फोर्सेस सूक्ष्म लेवल पर यानी एटम के लेवल पर काम करते हैं और इसी वजह से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये तीनों फोर्सेस को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेविटी वह बड़े स्केल पर काम करती है। इसका असर हमें चारों ओर दिखाई देता है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये चारों ताकतें सच में अलग अलग है या किसी एक बड़ी ताकत के टुकड़े हैं, और वैज्ञानिकों को भी यही सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता आ रहा है क्योंकि जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को और ज्यादा डीप जाकर देखा तो उन्हें ब्रह्मांड में अजीब से पैटर्न दिखने लगे। तो दोस्तों जैसे जैसे हम समय में पीछे झांकते जाते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत की ओर, तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि ये चारों ताकतें अलग अलग दिखना बंद कर देती है। बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स बहुत ज्यादा हॉट और डेंस था तब ये चारों ताकतें शायद एक ही ताकत हुआ करती थी, यानी शुरुआत में यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही रूल था। बाद में जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया तो ये रूल टूट कर 4 हिस्सों में बढ़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है लेकिन केमिकल तौर पर वही रहता है। इसी आइडिया को कहा जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसी थ्योरी जो ये बता सके कि ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स असल में एक ही सिस्टम का हिस्सा है। और दोस्तों इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो समय को भी कंट्रोल करता है। ग्रेविटी की तीव्रता समय की चाल को भी धीमा कर देती है और एक ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटी समय को पूरी तरह से रोक देती है। दोस्तों इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है और वैज्ञानिक इस ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल करने के सपने देखते हैं।